फतेहपुर में मनोज के अंडे की दुकान थी। ये अंडे मनोज जतिन की पोल्ट्री से खरीदता था। भाई कुल मिलाकर 1000 अंडे हैं, एक अंडा 5 रुपए का, तो हो गए 5000 रुपए। ठीक है भाई, ये लो। मनोज अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, पर फिर भी उसे ज्यादा पैसे कमाने की लालच थी। कुछ महीनों बाद रमेश ने भी फतेहपुर में अपनी पोल्ट्री खोली। वो अंडे के व्यापार में नया था, इसलिए उसने सोचा कि वो कम मुनाफा कमाकर दाम भी कम करेगा। उसने होलसेल में अंडे का दाम 4 रुपए कर दिया। वो मनोज की दुकान पर गया। भाई मैंने भी यहाँ पोल्ट्री खोली है और मैं तुम्हें अंडा बस 4 रुपए का दूंगा। 4 रुपए का? मनोज अपना मुनाफा सोचने लगा। अगर मैं हर अंडे को 1.5 रुपए के मुनाफे पे बेचा तो मैं 50% ज्यादा कमाऊंगा। ये सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, आज से मैं तुम्हें ही अंडे के ऑर्डर दूंगा। आज मुझे 1000 अंडे चाहिए। हाँ, 1000 अंडे के 4000 रुपए। मनोज और रमेश का सौदा हो गया। कुछ देर बाद मनोज की दुकान पर उसका पहला सप्लायर जतिन आया। अब मुझे तुम्हारे अंडे नहीं चाहिए। क्यों? मैं रमेश की पोल्ट्री से अंडे मंगवा रहा हूँ। वो मुझे 4 रुपए में अंडे दे रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! मेरे एरिया में मेरा धंधा तोड़ेगा। मैं उस रमेश के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे बस तुम्हारे अंडे नहीं चाहिए। जतिन गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चला गया। वो सीधा रमेश की पोल्ट्री पर गया। मैं तुम्हें यहाँ धंधा करने नहीं दूंगा। क्यों? ये गांव तुम्हारे बाप का है क्या? नहीं, लेकिन मैं यहाँ सालों से अंडे होलसेल में बेच रहा हूँ और मैं किसी और को यहाँ अंडे बेचने का काम भी नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो करना हो वो कर लो। मैं इस गांव में और आसपास के सभी गांव में होलसेल में अंडे बेचूंगा। ठीक है, अब मैं अपने ढंग से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जतिन अपनी पोल्ट्री में लौटा और सोचने लगा। रमेश को मैं अंडे बेचने नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में खुराफाती योजना आई। जतिन ने फकीरा और बबलू को कॉल करके बुला लिया। वो तुरंत उसकी पोल्ट्री पर आ गए। तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना है। ये लो तुम्हारी कीमत। आज रात तुम्हें रमेश की पोल्ट्री में जाना है और वहाँ रखी सारी अंडे की ट्रेस चुरा लानी है। बस इतना ही हो जाएगा। रात के अंधेरे में बबलू और फकीरा रमेश की पोल्ट्री में घुस गए। जो नौकर पोल्ट्री में सो रहा था, उसके मुंह के पास इन लोगों ने बेहोशी का स्प्रे मारा। अब बिंदास हम अंडे की चोरी कर सकते हैं। एक एक करके फकीरा और बबलू ने सारी ट्रेस टेम्पो में लोड कर दी और ये टेम्पो जतिन को सौंप दिया। सारे अंडे ले आएंगे। बहुत खूब, ये लो कुछ और पैसे, ऐश करो। बबलू और फकीरा पैसे लेकर चले गए और जतिन बहुत खुश हुआ। अब क्या बेचोगे रमेश? अगली सुबह रमेश पोल्ट्री पहुंचा तो वो हड़बड़ा गया। सारे अंडे कहाँ गए? जीवन, जीवन! रमेश ने अपने नौकर जीवन को उठाया। सारे अंडे कहाँ गए? अंडे? अंडे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पे सो रहा था। रमेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर त्रिवेदी रमेश की पोल्ट्री में पहुंचे। यहाँ क्लोरोफॉर्म की महक है। जरूर ये किसी प्रोफेशनल चोर का काम है। पर अंडों की चोरी ही क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा। प्रोफेशनल चोर गहने, पैसे ये सब चुराते हैं। ये अंडा चोर कौन आ गया? मेरे पास एक प्लान है। इंस्पेक्टर ने रमेश को अपना प्लान बताया। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर के आइडिया के हिसाब से रमेश हर उस दुकान में गया जहाँ वो अंडे सप्लाई करता था और बोलने लगा, भाई आज मैं आप लोगों को अंडे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कल मेरी किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, सिवाय एक की। मेरे पास एक प्राचीन मुर्गी थी जो सालों से अंडा नहीं दे रही थी। कल रात उसने एक सोने का अंडा दिया है। क्या, सोने का अंडा? हाँ, ये देखो। और मैं यही बेचने शहर जा रहा हूँ। तुम्हारी तो निकल पड़ी भाई। भगवान की कृपा है। तुम ये बात अपने तक ही रखना और किसी को मत बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। रमेश ये बोलकर चला गया। कुछ देर बाद जतिन मनोज की दुकान पर आया। आज अंडे लेने हैं।
हाँ हाँ दे दो, आज रमेश भाई के पास अंडे थे ही नहीं। हंस क्यों रहे हो? अब वो अंडे हैं ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? उनके पास सोने का अंडा है, वो बेचने शहर गए हैं। बता रहे थे कि कल उनकी एक प्राचीन मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। बहुत खुश थे, मैंने खुद सोने का अंडा अपनी आंखों से देखा। प्राचीन मुर्गी का सोने का अंडा? हो सकता है उसकी पोल्ट्री में कई किस्मों की मुर्गियां थी। मुझे वो मुर्गी चोरी करनी ही होगी। एक बार फिर जतिन ने फकीरा और बबलू को फोन लगाया। इस बार तुम लोगों को सारी मुर्गियां चुरानी है। ठीक है। मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। रात के अंधेरे में जतिन, फकीरा और बबलू तीनों पोल्ट्री पहुँचे। पिछले रात की तरह उन लोगों ने नौकर के मुंह के पास स्प्रे मार दिया। अब आप बिंदास मुर्गियां चोरी करो। जैसे ही जतिन ने एक मुर्गी उठाई, सारी पोल्ट्री में रोशनी हो गई। रमेश, पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ गांव वाले वहां आ गए। इंस्पेक्टर ने जतिन को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है, लेकिन तुम अंडा और मुर्गी चोर जरूर हो। जतिन के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और रमेश खुशी से होलसेल में अंडे बेचने लगा। अगर जतिन रमेश का बुरा नहीं करता तो शायद आज वो भी पहले की तरह ही होलसेल में अंडे बेच रहा होता। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लाल चंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हंसिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला की अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियाँ लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए।
छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2000 रुपए के ब्याज के साथ 2250 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे छगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यापारी रहता था। शंभू के पास 40 मुर्गियां थीं, जिनकी वो बड़े प्यार से देखभाल करता। शंभू रोज मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में भरता और पूरा गांव घूम घूम के अंडों को बेचता, जिससे वो पैसे कमाता। शंभू का परिवार छोटा और खुशहाल था। उसकी पत्नी जया और पुत्र राजू दोनों शंभू की मुर्गी पालने में मदद करते। एक दिन की बात है, शंभू और राजू दोनों मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। तभी जया रोते हुए आई। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरे मायके से खबर आई है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे, तब तो हमें जाना चाहिए, लेकिन इन मुर्गियों को कौन देखेगा? पापा, मुर्गियों का ख्याल मैं रखूंगा। आप दोनों जाइए और नानी माँ को देख आइए। पर बेटा, तुम कैसे अकेले रहोगे? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना भी ख्याल रख सकता हूँ और इन मुर्गियों का भी। राजू संभाल लेगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। पत्नी के आग्रह पर शंभू मुर्गियों को राजू के भरोसे छोड़ अपने ससुराल निकल पड़ता है। यहाँ शंभू को राजू की चिंता सता रही थी और वहाँ राजू बेफिक्र होकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था। थोड़ी देर में उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए और राजू बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए, अब चलकर इन्हें बेचता हूँ। अंडे बेचने के इरादे से राजू एक टोकरी लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही
उसे अपनी पहली ग्राहक पड़ोस में रहने वाली काकी मिली। क्या हुआ राजू, आज तुम? शंभू भैया कहाँ हैं? पापा मम्मी के साथ नैनीहाल गए हैं। नानी माँ की तबीयत खराब है। चलो ठीक है। वो राजू से 4 अंडे लेती है और उसे 4 सिक्के देती है, जिसे देख राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, एक अंडे का 1 सिक्का, मतलब 40 अंडों का 4 आना। फिर क्या था, राजू की सोच ने उड़ान भरना शुरू किया। वो चलते चलते सोचने लगा, मैं इन 4 आनों को लेकर मेले में जाऊंगा। वहाँ आसमानी झूले में बैठूंगा, बंदर का तमाशा देखूंगा, फिर गोलगप्पे खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन, फिर खिलौनों की दुकान से बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। इस गाड़ी को मैं गांव के बच्चों को दिखाऊंगा, जो मेरी बड़ी गाड़ी को देखकर जल जाएंगे। यहाँ उसे दूसरा ग्राहक मिल गया और उसने और 5 सिक्के कमा लिए। अब राजू 7वें आसमान पे चल रहा था। उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। चलो 9 अंडे बिक गए। अब सिर्फ 31 अंडे और बचे हैं और सिर्फ 2-3 घंटों में मैं मेले में पहुंच जाऊंगा। राजू अपने ख्याली सपने बुन ही रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो फिसल गया। सारे अंडे फूट गए और साथ ही राजू के सारे ख्याली सपने भी टूट गए। इसलिए तो कहते हैं, जब तक अंडे ना फूटे तब तक चूजे ना गिनो, मतलब ख्याली पुलाव ना पकाओ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण और कुणाल अपने परिवार के साथ गांव गए। दोनों को अपने गांव के जानवर बहुत पसंद आए और वो 2 बतख उठाकर अपने साथ ले आए। शुरुआत में करण और कुणाल दोनों बतख को बहुत प्यार करते थे, पर धीरे धीरे कुणाल का उनके प्रति व्यवहार बदलने लगा। करण, तुम्हारे ये बतख चुप क्यों नहीं होते? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों लेके आए थे ना बतख, अब शोर मचा रहे हैं तो मेरे बतख कैसे हो गए? चुप करो तुम और अपने बतख को भी चुप कराओ। क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी, मुझे ये बतख नहीं चाहिए, इन्हें वापस गांव भेज दो। बदमाश, ये जानवर है, कोई खिलौने नहीं कि तुम आज खेलो और कल फेंक दो। इनको तुम दोनों लेकर आए हो, अब तुम दोनों इनका ख्याल रखो। मम्मी देखो, 2 ही महीने हुए हैं और हमारे बतख ने अंडे दे दिए। एक अंडा सफेद था और दूसरा अंडा गुलाबी और चमकदार। गुलाबी अंडे को देखकर करण, मम्मी और पापा सब बहुत खुश हुए। मम्मी, ये एक अंडा गुलाबी क्यों है? पता नहीं बेटा, वैसे तो बतख के अंडे सफेद ही होते हैं। शायद ये स्पेशल अंडा मिला है मुझे। काश ये दूसरा अंडा भी गुलाबी होता, तब मेरे पास 2 गुलाबी अंडे होते। करण के ऐसा कहते ही दूसरा अंडा भी चमकते हुए गुलाबी बन जाता है और करण ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। देखो बेटा, बतख को अंडे देने के बाद बहुत प्यार की जरूरत होती है। तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें ही संभालना है इन्हें। कुणाल का बतखों को परेशान करना बंद नहीं होता और अब बतख कुणाल को देखते ही डर से शोर मचाने लग गए थे। कुणाल उनको परेशान करता था। बतख डर के शोर मचाते थे और कुणाल उन्हें देखकर हंसता रहता था। कुणाल, अपनी शैतानी बंद करो, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा। मम्मी को बता दूंगा। करण, तुम्हारे बतख का शोर मुझे टीवी देखने नहीं दे रहा है और तुम्हारा चिक चिक मुझे जीने नहीं दे रहा है। काश मैं तुम्हें भी चुप करा सकता। करण के हाथों में गुलाबी अंडा था और उसके ये कहते ही कुणाल चुप हो गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी।
वो हाथ हिला हिलाकर एक जोकर के जैसे बात करने लगा, पर उसकी कोई आवाज नहीं आई। करण ये देखकर जोर से हंसने लगा। कुणाल ने खेलते हुए करण का फेवरेट बैट तोड़ दिया था, पर गुलाबी अंडे की मदद से करण का बैट ठीक हो गया। कुणाल को करण की खुशी देखकर ईर्ष्या होने लगी। कुणाल ने रात को चुपचाप से अंडे तोड़ने की कोशिश की, पर उसके पास आते ही बतख उसके पैरों पर चोंच से जोर जोर से मारने लगे। कुणाल दर्द के मारे वहीं गिर गया और उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। ये तुम्हारे इन बतखों की वजह से हुआ है, ठीक होने दो मुझे। इनकी तो मैं देख लूंगा इनको। मेरे बतख की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं अपने फुटबॉल मैच में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, सब इनकी वजह से। कुणाल दर्द के मारे रोने लगा और करण उसके दर्द को देखकर उदास हो जाता है। ए जादुई अंडे, प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दो। करण, हम तुम्हारे भाई को ठीक नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा भाई बहुत दुष्ट है, उसको ठीक करना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हें हम दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो जादुई अंडे, पर मैं अपने भाई को चुनता हूँ। तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पर मैं अपने भाई को इतने दर्द में नहीं देख सकता। जादुई अंडे फट जाते हैं और कुणाल का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। कुणाल को अपने भाई का सैक्रिफाइस देखकर बहुत बुरा लगता है और वो करण से माफी मांगता है। तुम मुझसे माफी मत मांगो कुणाल, तुम बस मेरे बतखों को प्यार करना और उन्हें तंग मत करना। कुछ महीने बीते और बतख फिर से अंडे देते हैं। इस बार करण और कुणाल दोनों ने बतखों का बहुत ख्याल रखा और बहुत प्यार किया। दोनों बतखों ने 2 जादुई अंडे दिए थे और दोनों भाई बहुत खुशी से अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे।